अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून और मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। मेरे साथ आज मौजूद हैं इंतहाई सीनियर, इंतहाई मोहतरम समी इब्राहिम साहब और रिनोन्ड, बड़े मंजे हुए और बड़े न्यूट्रल और टू द पॉइंट कानून की बात करने वाले, बगैर किसी दाएं बाएं किसी सियासी जमात की साइड लिए रिपोर्टिंग करने वाले मोहतरम साकिब बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को वेलकम। अच्छा, आज मामला हुआ, सबसे पहले तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो बैरियर टाउन केस हुआ है। वैसे क्या कमाल महारत से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वारदात डाली है। मैं खुल के इसको बात करूंगा कि वारदात डाली है, क्योंकि 21 मार्च 2019 का वो ऑर्डर जिसमें 460 अरब रुपए बैरियर टाउन को देने का कहा गया था 7 साल के अंदर, और ना देने पे जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो भी थे कि डिफॉल्ट कर जाएगा, नैब दोबारा कार्रवाई शुरू कर देगा। और उसमें बड़ी अहम बात ये थी कि वो तमाम रकम पूरी 460 जब तक मुकम्मल नहीं होती 60 अरब 7 सालों के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रहेगी और जब मुकम्मल हो जाएगी फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये किसको जानी है, और पूरी रकम होने पे जमीन ट्रांसफर हो जाएगी बैरियर टाउन को। ये ऑर्डर का वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था जिसपे आज जाके सुप्रीम कोर्ट ने वारदात डाली है। थ्रू आउट काजी फैसल साहब ये कहते रहे कि हमें तो पता नहीं हम किस जुरिस्डिक्शन में केस सुन रहे हैं। पहले इंप्लीमेंटेशन बेंच के ऊपर सवाल उठाया, फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने उनको कुछ 10 मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए कि जिनमें इंप्लीमेंटेशन बेंच बन चुका था, फिर उसके मामले पे खामोशी हो गई। अलबत्ता उन्होंने बार बार कहा आज हम किस दायरे इख्तियार में सुन रहे हैं ना हमें पता है। बैरियर टाउन के वकील ने कहा जी मुझे भी नहीं पता क्यों आप बैठे सुन रहे हैं मेरी दरखास्तों को। जिस जुरिस्डिक्शन का ही पता नहीं था, ना कोई नजरसानी दरखास्त थी समी साहब, ना ही कोई अपील थी, ना कोई और चीज थी। 21 मार्च के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने तरमीम कर दी, खुद तरमीम की, एक तरह से 100 मोटो तरमीम की, और तरमीम करते हुए कहा कि जी जो पैसे तो मलिक रियाज साहब ने दिए हैं बैरियर टाउन ने, वो चले गए 30 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को, 65 अरब टोटल जमा हुआ था, और वो 35 अरब रुपए जिनमें से 134 मिलियन वो थे जो मुख्तलिफ उनकी कंपनीज की जानिब से उनकी फैमिलीज के उन अफराद ने जिन्होंने गारंटी दी थी सुप्रीम कोर्ट की अगर बैरियर टाउन पेमेंट नहीं देगा तो हम अदायगी करेंगे, हम जिम्मेदार होंगे, उनकी जानिब से आई थी। और गलीबन 55 मिलियन डॉलर अलग से थे। वो तमाम 35 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, वो उठा के फेडरल गवर्नमेंट को दे दी। क्यों दिए? इस वजह से कि जिन्होंने पैसे दिए हमने उनको नोटिस किया था, वो सामने आई नहीं, उन्होंने कोई दावा ही नहीं किया। समी साहब बड़ी सीधी सी बात है, मैंने साकिब भाई के अगर देने हैं 50,000 रुपए और 3 दिन में मैं कहता हूँ नहीं मैं पेमेंट कर दूंगा, आप गारंटी देते हैं, मैं 10,000 मौके पे देता हूँ, 10,000 मौके पे आप दे देते हैं इनको, कह जी बाकी आ जाएंगे पैसे आपको टाइम के अंदर अंदर। अब आपने जो पैसे दिए वो कह जी नहीं पैसे तो इसने देने थे आप वाले तो जब्त हो गए, आपने तो मेरी गारंटी के ऊपर लिया ना, मेरी बेहा पे पेमेंट की है, तो ये क्या चक्कर? वैसे देखिए आपने जो अभी इब्तदाइया दिया है ना, इसमें जो एक सबसे बड़ी आपने खूबसूरत बात कही है कि वारदात डल गई है। मुझे सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रहने थे जब तक पूरी पेमेंट ना होती, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो 3 मेंबर बेंच है ये उस ऑर्डर में तरमीम कैसे कर सकता है जो फाइनलिटी गेन कर चुका है? ये किस तरह, ये उसमें कौन सा कानून है जो कहता है अदालत को इख्तियार देता है कि वो उस फैसले में उसमें तब्दीली कर सकें? मुझे तो ये लगता है कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये जिन जजेस ने किया है इनके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। अभी आज जिस तरह मुज़ाहिर नकवी को और दूसरे लोगों को वो निशाना बनाया जा रहा है, फिर ये भी शुनीद है कि जी वो सीनियरिटी के इशू पर भी मुख्तलिफ वकीलों से बात की जा रही है कि आप कोई पिटीशन फाइल कर दें। तो जो आज का फैसला, ये सवाल होगा आने वाले वक्तों में काजी फायज ईसा से, अतर मिनुल्लाह साहब से और वो अमीनुद्दीन खान से कि जनाब ये कौन से कानून के तहत आपने उस ऑर्डर में अल्टरेशन की है। जनाब सबसे बड़ा मसला तो मेरे नजदीक है, बाकी आप खुद आज अदालत में थे और बार बार लड़ाइयां हो रही थी, भट्ट साहब के साथ भी लग नहीं रहा था, जो मेरे पास इत्तलात है कि ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है। हाँ, लड़ाई पे भी आते हैं साकिब भाई। पहले आप बताएं कि ये रिव्यू पिटीशन ही कोई नहीं थी, कोर्ट को नहीं पता था आप कौन सी जुरिस्डिक्शन में बैठे हुए हैं, ना किसी वकील को पता था, और खुद ही रिव्यू भी हो गया, और जिस ऑर्डर को इलीगल कह रहे थे उसी की बेस पे उसका चंद हिस्सा तरमीम कर दी गई अपनी मर्जी की, बाकी सारे हिस्से को छोड़ दिया गया कि जी वो खुद अतर मिनुल्लाह साहब कहते हैं वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुके, उस पर हर सूरत इंप्लीमेंट होना है। तो फिर समझ इस बात की नहीं आती कि जो बैरियर टाउन है वो भी तो तरमीम ही चाह रहा था ना, कि उनका जो इनिशियली उन्होंने इशू उठाया, बैरियर टाउन तरमीम नहीं चाह रहा, बैरियर टाउन कह रहा था कि हुकूमत ने जो उनका रोल था वो पूरा नहीं किया,
मतलब बैरिया टाउन ने वो कहा कि वो पूरा नहीं किया, जो कमिश्नर कराची है उनकी रिपोर्ट आ गई वो डिफरेंट थी, वो तरमीम चाह रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की जो मर्जी और मंशा थी उतनी उन्होंने तरमीम कर दी और बाकी जो है वो नहीं की। तो ये वाकई किसी तरमीम का इख्तियार नहीं था सुप्रीम कोर्ट को कानून के तहत उस फैसले में। ये सिर्फ और सिर्फ ये तयन करना था कि अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो कौन से फरीक का कसूर है। वैसे साकिब भाई, जब अदालत को खुद ही नहीं पता हो मैं किस जुरिस्डिक्शन में केस सुन रही हूँ, ना वकील को पता हो कि दरखास्त किस जुरिस्डिक्शन में आई है और वो सुन किस में रहे हैं, तो उस पे क्या लॉ क्या कहते हैं इस वाले? अब हो सकता है कि वो जो रिटन ऑर्डर आएगा, इससे पहले भी एक रिटन ऑर्डर आया था पिछले दिनों, हमने जब उन्होंने ओपन कोर्ट में जब डिक्टेट करा रहे थे इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर, तो वहां मीडिया को कुछ कहा गया, फिर उस पर तनकीद हुई, बहुत ज्यादा तनकीद हुई। तो जब रिटर्न ऑर्डर आया तो उसमें कुछ चीजें तब्दील थी कि ओपन कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो पैमरा है वो उस पर कार्रवाई करेगा अगर कोई इस किस्म की चीजें फैलाएगा तो। लेकिन जब ऑर्डर आया तो वो डिफरेंट था। तो हो सकता है ये सारी तनकीदें सुन के जब रिटर्न ऑर्डर आए तो उसमें कुछ तब्दीली हुई हो और इन सवालात के जवाब उन्होंने देने की कोशिश की हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन। अच्छा भाई साकिब साहब, एक और आपसे सवाल है थोड़ा टेक्निकल नोयत का। अतहर मिर्जा साहब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जुमान थे जजेस मूवमेंट में, और काजी साहब भी सबको पता है कि उनके बड़े फेवरेट चाइल्ड थे और उन्होंने ही उनको जज भी बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया और अब वो सुप्रीम कोर्ट के प्रमोट होते हुए जज बन गए। आपको नहीं लगता कि ये अरसलान इफ्तिखार और वो जो है मलिक रियाज की लड़ाई का ही अभी तक वो अगली किस्त चल रही है? मुझे नहीं लगता वैसे कुछ ऐसा है, वो बहुत पुराना किस्सा है, वो किस्सा माजी जो है वो बन चुका है। तो काजी साहब के बारे में ये है कि वो भूलते नहीं है। हाँ, ये आपको लग रहा है कि बदर की हद करबला तक पहुंची है? वो भी तो बड़ा पुराना किस्सा था बदर वाला भी। असल में केस पड़ा हुआ था उनके पास, अब उसको उसने किसी न किसी एंड पे तो पहुंचाना था। एक चीज तो वैसे आप मानेंगे, बजाय इसके कि इस केस को वो पड़ा रहने देते, उन्होंने कंक्लूड कर दिया, जैसा तैसा सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे हैं, उसको कंक्लूड कर दिया, अब जजमेंट आ जाएगी, ये अब उसमें फर्दर हम बात कर सकेंगे। मर्जी की चीजें कंक्लूड करते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो तो नजर ही नहीं आ रही उन्हें। ये जो अदालतें फैसले दे रही हैं, जमानतों के बावजूद लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कुछ परवाह ही नहीं है, वो तो सिर्फ वे देख ही नहीं रहे। अच्छा, इसी सारे के दौरान एक और भी चीज आ जाई, जब जजेस उठ के ब्रेक में गए, ब्रेक के दौरान अचानक से जब हमने वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को थोड़ी थोड़ी देर बाद हम रिफ्रेश करते रहते हैं, तो अतहर मिर्जा साहब का नोट आ गया इलेक्शंस के केस के ऊपर। उसमें उन्होंने हर पैराग्राफ के एंड में लिखते थे कि जी संगीन वायलेशन है, 90 दिन से एक दिन भी आगे जाना इलेक्शन का, आर्टिकल 254 भी कंडोन नहीं कर सकता इसको। सारी बातें वो की जो हर बंदा कर रहा है। जिम्मेदारी उन्होंने डाली सदर मुमलिकत पे, गवर्नर्स पे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई का अपने इजाफी नोट में भी ऑर्डर नहीं दिया। ये इजाफी नोट कम, वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखकर तो इख्तिलाफी ज्यादा लग रहे हैं। साकिब भाई क्या कहते हैं? नहीं, वो आपको भी पता है कि जितने भी इजाफी नोट आते हैं उनके असरात बज़ाहिर जो है वो कहीं पे भी हमें कोई नज़र नहीं आते। इवन फर्ज करें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी कर देते, तो फाइनलिटी तो उस जजमेंट ने इख्तियार की ना जिसमें बाकी जो बेंच के 2 लोग जो है वो मौजूद थे। असल में तो फील्ड में असर भी उसी का होना है, इम्प्लीमेंटेशन भी उसी की होनी है। इजाफी नोट अपनी उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है, खुल के बयान किया है कि उनका व्यू पॉइंट है क्या। और मेरा ये ख्याल है कि बड़ा फेयर है कि आइन के जो तकाजे हैं, कि आइन ने जो रेड लाइंस रखी हुई हैं वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए उसका। अच्छा, फिर मेरा आपसे एक सवाल जी, जब वो 3 मेंबर बेंच इलेक्शन की तारीख का फैसला का केस सुन रहा है, तो तब ये जजेस कहते हैं कि जी बस आप इलेक्शन की तारीख ले लें, हमसे ये ना पूछें, हमसे कुछ और बात ना करें। और फिर उसके बाद इजाफी नोट्स में पहले तो बड़ा खुल के लिखते हैं, लेकिन फिर आगे जाके चपीड़ मार लेते हैं और वो जो खुली चीज़ है उसको बंद कर देते हैं। और बस ये मतलब हिस्ट्री में ये एक होता है ना कि अपनी एप्रिसिएशन करवाना, कुछ ऐसी बात लिख देना कि लोग कहें क्या बात है जी। लेकिन अगर अमली तौर पर आप सज़ा तजवीज़ नहीं करते, अमली तौर पर जब आपके पास केस है आप उसमें कोई अपनी ओपिनियन नहीं देते, भले वो मिनॉरिटी ओपिनियन ही हो, तो ये सब कुछ करने का क्या फ़ायदा? मेरा ये ख्याल है कि अगर वो इस केस को बहुत लिंगर ऑन करते तो एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खोलता। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि पंडोरा बॉक्स कैसे खुलता? आइन के तहत जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाया था उनको सजा होती, वो आज जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो पाबंद सलासल होते और नाम सामने आता कि ये ताख़ीर किसकी वजह से हुई। असल मसला ये है कि अगर आप पंडोरा बॉक्स में इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप फर्ज करें इलेक्शन कमीशन की तरफ जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन कहता कि हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी,
हमने आपको बताया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, आपने वजारत दिफा से चैम्बर में रिपोर्ट्स ली, सारी चीज़ें जो है वो तनाजुर एक मौजूद था। फिर पार्लियामेंट ने उसमें जो एक चेक लगाया, पार्लियामेंट ने रोकी चीज़ें, फंड्स नहीं दिए। तो मैं उस तनाजुर में कह रहा हूँ कि आप वो एक लंबा जो है वो तवील चलता केस, तो इलेक्शन होना जो वो भी एक ज़रूरी था कि ये 90 डेज भी आगे गुजर रहे थे कि 7 नवंबर जो है वो आखिरी एक डेडलाइन थी। इस सिस्टम की बुनियाद ये है पार्लिमानी डेमोक्रेसी के लोग जिसको चाहेंगे वो हुकूमत करेगा। अगर यहाँ पर एक दिन के लिए भी ऐसे नुमाइंदे बैठे हैं जो लोगों के चोजन नहीं है तो ये सिस्टम तो आपने बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ये नजरिया ज़रूरत जस्टिस मुनीर की रूह हर तरफ फिर रही है कि जी अब ये ना करें, इसका ये हो जाएगा, अब ये कर लें, इससे ये आगे निकला जाएगा। ये तो मुनाफकत है। समीर साहब, आपको नहीं लगता कि चूंकि जब ये इलेक्शन का मामला आया था 9 रुकनी बेंच बना था तो एक एक करके जज अलहदा होते गए, अब वो क्योंकि उनके ऑर्डर था कि जी हाईकोर्ट ये करे, हाईकोर्ट ने कुछ किया नहीं, इलेक्शन हो नहीं सके। आपको नहीं लगता कि उनमें से एक जो ये अतरमिल्ला साहब भी उसी में से हिस्सा थे जो अलहदा हो गए थे हाईकोर्ट के सर पे डाल के सारा मामला? अब ये उन्होंने एक तरह से अपना वो दाग धोने की कोशिश की है, ये कह के नहीं जी 90 से ऊपर तो जा ही नहीं। इस तरह दाग थोड़ी धुलते हैं। सबको पता है कि रात को जब सुप्रीम कोर्ट खुली थी तो हाई कोर्ट भी खुल गई थी, किसको बचाने के लिए खुली थी। बाद में ये कह दिया कि जी मार्शल लॉ लगने का खतरा था। कहाँ मार्शल लॉ लगने का खतरा था? वो जो सारा इलीगल काम होते रहे, वो जो प्रिजनर्स वैन आ गई, सब कुछ हुआ, ये सारे के सारे इनके हाथ उसमें रंगे हुए हैं। तारीख मैं ज़्यादा बात करके कोई तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता। इनकी अपनी मर्जी जब आती है तो ये फैसला कर देते हैं। आज का सारा फैसला मुझे नहीं समझ में आती कि कौन से कानून के तहत हुआ है, लेकिन कोई सवाल कर सकता है इनसे? 90 दिन से ज़्यादा हो गए हुकूमतों को, इलेक्शन कोई अभी भी कोई पता नहीं है इलेक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनके साथ क्या हो रहा है, वर्कर्स कन्वेंशन किसको, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रहा। वैसे इजाफी नोट में ये बातें लिख दी हैं उन्होंने। अच्छा, जो है साकिब भाई, आप सुप्रीम कोर्ट पे भी रेगुलर आते रहते हैं, आपको लगता है जब आप काजी साहब के बेंच में जाते हैं, जिस अंदाज में वो वकील से सवाल पूछें, वो जवाब दे दो कि तकरीर ना करें, ये ना करें, वो ना करें, जिस अंदाज में वो ये चीजों को लेके चल रहे होते हैं, उसी तरीके से सलमान भट्ट साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल है, सीनियर वकील हैं, केस उनका कमजोर और मजबूत हो, वकील का वो एक अलग चीज होती है, लेकिन वकील को एक रिस्पेक्ट दी जाती है अदालत की जानिब से, ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है। जिस अंदाज में काजी साहब का रवैया होता है आज, जो फिर एक कल कलामी भी उनकी अच्छी खासी भट्ट साहब के साथ हो गई थी, क्या वो काजी साहब का ये रवैया ओवरऑल अगर बात कीजिए तो जस्टिफाइड है? नहीं, रवैया तो जाहिर सी बात है, उस रवैये पे बहुत ज़्यादा बात भी होती है। वो जस्टिस अतरमिल्ला साहब के हवाले से मैं एक बात करूंगा कि जिन दिनों ये 9 रुकनी जो बेंच 9 रुकनी बना था, तो उसमें पहले जो है मेरे ख्याल में अलग होने वाले यही थे, और उनका ये व्यू था कि जो हाई कोर्ट्स में मैटर पड़े हुए हैं तो उनके फैसले होने दें। और उसमें एक व्यू बड़ा क्लियर था जुल्करनैन साहब के, ये कहा गया था कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते हाई कोर्ट को दे दें और उनको कहें आप डिसाइड करें, मतलब जिस तरह भी आपने डिसाइड करना है कर दें। और वो अगर हाई कोर्ट्स में मामले डिसाइड होके ऊपर आ जाते, फर्ज करें कि जस्टिस बंदयाल, मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन वो समझते थे कि आइन को हमने डिफेंड करना है, तो कम से कम उनको ये भी समझना था, अगर आपके साथ बैठे हुए हो सकता है वो भी आइन को डिफेंड करना चाह रहे हो, तो अगर उनका व्यू वो ले लेते, उनका भी व्यू लेके वो चीजें एडजस्ट करते, तो एक जो है वो यूनिटी भी आती और 2 हफ्ते बाद वो केस सुना जाता, तो आज वो सूरत हाल भी ना होती। मतलब दोनों साइड्स पे ये चीजें थी जिनको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता था। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनका जो रवैया है, पहले भी बात की शेख रशीद साहब के हवाले से, जिस तरह उनके साथ रवैया रखा गया, वकला के साथ जो रखा जाता है, मेरा ख्याल में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कोई बंदा उसका वो डिफेंड नहीं कर सकता। आप किसी को जो है वो इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते, जलील नहीं कर सकते, मतलब कोई इस तरह बात करके। अगर कोई वकील आता भी है तो आप ना बड़ा टू द पॉइंट, आपने कोई क्वेश्चन लेना भी है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वकील को आर्गुमेंट्स लें, आपने जो कुछ लिखना है उसके खिलाफ जजमेंट में लिख दें। एग्जैक्टली, टकरे बड़े फिट हैं। अच्छा, टाइम कम है, जल्दी से सैफर केस के ऊपर आते हैं। सुबह आज मेरी मुलाकात हुई जुल्फिकार नकवी साहब से, मैंने वो छोटा सा उनका क्लिप भी रिकॉर्ड किया। वो कह रहे थे जी बीइंग अ प्रोसिक्यूटर हम तो ये एडवाइस करेंगे कि 29 से पहले जेल का जो ट्रायल का नोटिफिकेशन है, वो जो प्रोसीजर सेक्शन 352 में दिया गया उसको फॉलो करके हो जाए, तो उस ताकि इमरान खान को अदालत में कचहरी में पेश ना करना पड़े, ट्रायल जेल में ही हो। हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है। प्रोसेस के हवाले से बताएं साइफर की आज बात में क्या हुआ और आपने जज साहब को क्या कहा कि आपके हवाले से भी फैसला सुनने में ये बड़ी शरारतें करते रहते हैं साकिब। अच्छा, सबसे पहले तो समी साहब और जुल्करनैन साहब, ये बात जो है वो सोचने वाली है
कि एक साइफर केस बनाया गया कि इमरान खान के खिलाफ ओपन एंड शट केस है कि उसमें सजाए मौत हो सकती है। 29 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक कोई लीगल माइंड, 3 स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, 3 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स हैं, अटॉर्नी जनरल इन्वॉल्व हुए, वजारत कानून, फेडरल कैबिनेट, पूरा मतलब पूरी हुकूमत जो है, पूरी मशीन जो है वो उनकी सारी हायरार्की वो इन्वॉल्व हुई। वो ये नहीं सोच सके, समझ सके कि इस जो ट्रायल है इसको चलाना कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। अब वो दोबारा कह रहे हैं कि उस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। मेरा सवाल सिंपल और सादा सा है, मैं पहले भी ये कहता रहा हूं, आप कहते हैं ओपन एंड शट केस है, होगा, बिल्कुल होगा, सबूत प्रूफ है, तो खुफिया क्यों रखना चाहते हैं, क्यों छुपाते हैं? आप सामने आके ओपन, एक मुल्जिम है, किसी केस में भी मुल्जिम अगर ये कह दे मेरा केस ओपन करें, वो कहते हैं जी मेरा केस जो है वो टीवी पे चलाएं, तो आप चलाएं ना, नुकसान तो उसका होगा, ओपन एंड शट केस है। वैसे भी साकिब भाई, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो अब दोबारा जेल के पीछे जो है वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक मतलब मेरी बात हुई, अच्छा रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि जो प्रोसिक्यूशन थी वो कह रही है जी अटॉर्नी जनरल ने ये फेडरल कैबिनेट वाला फैसला किया, वो तो हमें तो पूछा ही नहीं है। तो ये भी एक इनसाइड उनकी आई। अब दोबारा जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब कह रहे हैं जी अगर प्रोसेस मुकम्मल हो गया, और भाई प्रोसेस के पीछे ना पड़े, आप 29 अगस्त से 21 नवंबर तक आए हैं, अभी 21 नवंबर को ये ना हो कि 21 जनवरी को पहले 21 नवंबर पर पहुंच जाए, तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होगी। ओपन ट्रायल करें, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ट्रायल हो रहा है, इमरान खान साहब को पेश करें। अगर नवाज शरीफ साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी जो साबिक जो है सुदूर हैं, वज़ीर आज़म है, वो अगर अपनी कैंपेन कर रहे हैं इसी माहौल में, अदालतों में आ रहे हैं, नहीं, अभी एक वीडियो आई है मरी में, वो अपनी बेटी के साथ उसको कह रहे हैं मैं और कुलसूम यहां से चढ़ते थे, ऊपर आते थे, नीचे जाते थे। एक साबिक वजीर आजम को इस तरह वो फिर रहा है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, दूसरे को जो पॉपुलर है उससे ज्यादा उसको अंदर कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम्हारे लिए तो हम बाहर। तो इमरान खान जो है माजी में एक बड़े रश के दौरान जो है वो इन्हीं अदालतों में आते रहे हैं। अभी तो वो रश वाला 9 मई के बाद सिचुएशन टोटल तब्दील हो चुकी है। और मेरा ये ख्याल है कि उनको लाएं, उनको प्रोसिक्यूट करें, ओपन करें, मीडिया को मतलब मीडिया रिपोर्ट करे। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज है। साकिब भाई अगर कहा जाता है कि इमरान खान ने वो कौमी राज अफशा की और वो कौमी मुजरिम है, तो कौमी मुजरिम का ट्रायल कौम के सामने होना चाहिए ना। जिस पे आपने इल्जाम लगाया वो खुद बार बार कह रहा है, बल्कि अदालतों में जा रहा है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी अदालत में जा रहा है जी मेरा ट्रायल ओपन करें, हर सूरत में ओपन करें जहां पे मीडिया होना चाहिए। तो अब 28 नवंबर को बुलाया है जज साहब ने, उन्होंने कहा है प्रोड्यूस करें, और जज साहब ने कहा है कि 28 अगस्त से ये जो है ट्रायल अब शुरू होगा। 29 अगस्त वाली जो प्रोसीडिंग है वो भी खत्म हो गई, मतलब 28 अगस्त की पोजीशन पे 28 नवंबर को। आपकी क्या बात हुई है अबू अल हसन जुल्करनैन साहब से, जिसपे आपने कहा जी अगर मैं होता तो फैसला मुख्तलिफ होता? मैं नहीं, मीडिया में हम पहले भी जब ये जेल में ट्रायल हो रहा था तो 2-3 दफा हम रिक्वेस्ट भी की, और जज साहब ने कहा कि क्योंकि जेल में ट्रायल हो रहा है तो वहां पे अलाउ नहीं किया जा सकता। और उसके बाद आज भी जब वहां पे समाअत हो रही थी तो इमरान खान और उनके शाह महमूद कुरैशी उनके वकला भी मौजूद थे, तो उसमें मैंने वैसे आज़रा तफन्नुनी कहा कि अगर मीडिया उस जेल की प्रोसीडिंग में मौजूद होता, वो रिपोर्ट कर रहा होता, तो हो सकता है हाई कोर्ट का फैसला या मुख्तलिफ होता। तो ये बहरहाल सारा सब का व्यू यही था कि बात तो आप ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा, अब एक 1 लाइन क्वेश्चन है, दोनों से 1 लाइन में आंसर चाहूंगा। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम ने आईसीसी और ऊपर सारा कुछ उनका अपना था, पिचे मर्जी की, होम ग्राउंड, होम क्राउड, सारा कुछ अपना था। उनको वो ये तसल्ली थी, जैसे वो नून लीग के एक साहब ने भी कहा था, साड़ी उते गल हो गई है, ये जो साइफर में सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, इनको भी कोई ये प्रोसिक्यूशन को तो नहीं था कि साड़ी गल हो गई है? हाँ नहीं, प्रोसिक्यूशन जो है वो, मैं तो हमेशा से इस किस्म के केसेस जो है वो लीगल एंगल आपस की बात करें शाह खावर साहब हो गए, जुल्फ़िकार नकवी साहब बड़े मंजे में मुकला है, वो बड़े एक्सपर्ट है अपने, बड़े मतलब सीनियर वकील है। तो ये जो आप इस किस्म के जितने भी केसेस हैं इनको लीगल और पॉलिटिकल एंगल दोनों इकट्ठे मिला के हमें देखने होते हैं। तो बड़ी प्रोसिक्यूशन जो है वो बड़ी पुरएतमाद है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो ये जो आपने बड़े बड़े नाम आप कह रहे हैं कि जी राजा साहब भी बड़े नाम है, फलां बड़ा नाम है, तो मुझे बस वो याद आ रही है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। चलें जी, एनीथिंग टू ऐड ऑन सर? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मजीद खबरों के साथ, मजीद तजिए के साथ, जानदार खबर, जानदार तजिए के साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।